हेलो साथियों, जियोग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। यह जियोग्राफी का दूसरा वीडियो है। इस सीरीज में हम एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करेंगे और जानेंगे समझेंगे सभी क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहां भी जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी पर 2 तारीखें ऐसी होती हैं जिस दिन दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी 12 घंटे का दिन होता है हमारा, 12 घंटे की रात होती है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इक्विनोक्स कहा जाता है, औरोरस कहा जाता है, आइसोबर्ग या फिर इक्विटो कहा जाता है। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे इक्विनोक्स। इक्विनोक्स कहा जाता है इस स्थिति को। यह स्थिति क्यों घटित होती है? तो यह स्थिति घटित होती है जैसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी के बीचों बीच अक्षांश रेखा गुजरती है। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो गुजरती है इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पर इस दिन होता है कि हमारी जो सूर्य की किरणें हैं एकदम लंबवत पड़ती हैं, एकदम लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें इस पर, जिसके कारण यहाँ हमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें देखने को मिलती हैं एकदम समान समय पे। और यह घटना वर्ष में 2 बार घटित होती है। कब कब? तो 21 मार्च हो गया हमारा, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स की घटना घटित होती है। इसे हम विषुव कहते हैं। विषुव, विषुवत रेखा पर समान जो है समयांतराल होता है, इसे हम विषुव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किन 2 तिथियों पर दिन रात बराबर होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया इक्विनॉक्स होता है, इस घटना को कहा जाता है इक्विनॉक्स। और यह घटना कब घटित होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित होती है, वर्ष में 2 बार। यह घटना वर्ष में 2 बार घटित होती है जब पृथ्वी पर दिन और रात दोनों जो है उनकी अवधि समान होती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है 12 घंटे, 365 दिन, या फिर 28 घंटे, या फिर 24 घंटे। तो राइट आंसर होगा आपका 28 दिन का समय लगता है। 28 दिन में जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगा लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी हमारी सूर्य का चारों ओर से चक्कर कितने टाइम में लगाती है? यह लगाती है 365 दिन में। 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। और जो हमारा सन है यह पृथ्वी का चक्कर कब पूर्ण करता है, कितने टाइम में? तो 27 घंटे, 27 दिन 3 घंटे में पूर्ण करता है, यानी 28 दिन के लगभग पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है हमारा चंद्रमा। तो राइट आंसर होगा हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 28 दिन में पूर्ण करता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूर्ण करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष लगभग किसके बराबर होता है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके 10 की घात 8 मीटर, 10 की घात 12 मीटर, 10 की घात 16 मीटर, 10 की घात 20 मीटर। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 की घात 16 मीटर। 10 की घात 16 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। अब इसको हम एग्जैक्ट देखते हैं कि इसमें होता कितना है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.4, 9.4 से गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। 12 किलोमीटर होता है। अब इसको हम बदल लेते हैं मीटर में, तो 15 हो जाएगा। 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, 15 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर हो गया। अब इसे आप ध्यान से देखें तो यह लगभग हमें 10 के प्रति मालूम पड़ता है, यानी 10 लगभग 9.46 है, तो 10 मान लेते हैं इसको हम। जो इसको 10 मान लेंगे तो यहाँ पे 10 की घात 16 आ जाएगी, 10 की घात 16। तो लगभग हमारा एक प्रकाश वर्ष किसके लगभग होगा इस ऑप्शन में? तो यहाँ पे 10 की घात 16 मीटर के लगभग होगा। और एग्जैक्ट जो होती है वह माप होती है इतने किलोमीटर, यानी 10 की घात 12 किलोमीटर और 10 की घात 15 मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसमें कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सूर्य की किरणें अनुलंब गिरती हैं। सूर्य की किरणें किसके अनुलंब गिरती हैं? आयन मंडल पर, विश्व प्रशांत मंडल पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर? तो आयन मंडल जो है यह हमारे पृथ्वी के वातावरण यानी हमारे वायुमंडल में पाया जाने वाला है। तो वायुमंडल से कोई लेना देना ही नहीं है, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। विश्व प्रशांत मंडल पर, तो प्रशांत मंडल ये भी ऑप्शन गलत है। ध्रुवों पर, ध्रुव क्यों नहीं होगा? क्योंकि पृथ्वी पर ध्रुवों पर कभी भी जो है जो भूमध्य रेखाएं होती हैं, वो सूर्य की किरणें होती हैं, वह लंबवत नहीं जाती क्योंकि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। तो झुकी हुई होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही राइट आंसर होगा, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के अनुलंब, अनुलंब यानी 90 डिग्री पर गिरती हैं। तो राइट आंसर होगा अनुलंब गिर सकती हैं सूर्य की किरणें, किसके? भूमध्य रेखा के। और भूमध्य रेखा के अनुलंब जब गिरेंगी तो उस दिन क्या होगा? उस दिन समान दिन और समान अवधि की रातें होंगी। यह दिन हमें देखने को मिलता है कब कब? 22 मार्च और 23 सितंबर, 22 मार्च और 23 सितंबर को देखने को मिलता है। 21 मार्च 23 सितंबर, सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर को देखने को मिलता है इक्वानॉक्स का दिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी के प्रतिकर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, सौर विकिरण के द्वारा और पवन के कारण, या फिर किसी अज्ञात कारण से। तो यहाँ पे अज्ञात कारण का कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। पृथ्वी के प्रतिकर्षण नहीं करती पृथ्वी हमारी, आकर्षण बल लगाती है यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। दूसरा ऑप्शन भी गलत। अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल यदि लगेगा तो हमारा जो पिंड आ रहा है धूमकेतु, वह भी पृथ्वी की तरफ नहीं आएगा। तो इसके कारण ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सौर विकिरण एवं सौर पवनों के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में होती हैं जो धूमकेतु की पूंछ। राइट आंसर होगा सौर विकिरण एवं सौर पवनों के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं क्यों? तो कोई ग्रह है वो हमारे सौरमंडल में जो सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है, वह किस कारण से लगाता है? सूर्य से अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल द्वारा, बृहत आकार होने के कारण, गोलाकृति होती है इसलिए, या फिर अपने परिक्रमण तथा घनत्व के द्वारा। तो कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर क्यों लगाता है? तो वह लगाता है गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल लगता है यहाँ पे, जिसके कारण सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं विभिन्न दूरियों पर। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं अभिकेंद्रीय बल के कारण। यह अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न क्यों होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के कारण उत्पन्न होता है। जो भी ग्रह हैं उनके द्वारा लगाई गई गुरुत्वाकर्षण शक्ति और हमारी सूर्य के द्वारा लगाई गई गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय बल होता है, जैसे ये हमारी सर्किल हो गई, तो इस पर कोई वस्तु लगातार गति कर रही है, तो जो बल अंदर की ओर लग रहा है, जो बल इसको इस रास्ते पर मोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वही कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। इस बल की दिशा हमेशा अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण या अभिकेंद्रीय बल के कारण ग्रह अपनी विभिन्न कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन होता है, पूर्णमासी के दिन, या अर्धचंद्र के दिन, या फिर ए और बी दोनों? राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो चंद्र ग्रहण की घटना हमें देखने को मिलती है पूर्णमासी के दिन। पूर्णमासी के दिन देखने को मिलती है चंद्र ग्रहण की घटना। चंद्र ग्रहण कब होता है, अब इसको हम समझ लेते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा जो भी होते हैं, तो ये जब इनकी क्रियाकलापों के द्वारा घटित होता है। आइए समझते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण, चंद्रमा और पृथ्वी जो हैं यह सूर्य के प्रकाश से चमकीले होते हैं यानी प्रकाशित होते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो, यानी कि सूर्य और जैसे ये सूर्य है हमारा सन है, और ये अर्थ है हमारी, और ये हो गया हमारा मून। तो मून, अगर मून और
सन के बीच हमारी अर्थ आ जाए, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है हमारी, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। होता है कि जब सूर्य की किरणें यहाँ चांद तक नहीं पहुँच पाती, इस मून तक नहीं पहुँच पाती, तो चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो पाता, जिसके कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख नहीं पाते। तो हमारा अर्थ जब सूर्य और मून के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की हमें तिथि देखने को मिलती है, घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ऊपर हमने डिस्कस किया अभी पिछले क्वेश्चन में, चुंबकीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है या विद्युत चुंबकीय बल है। तो चुंबकीय बल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चुंबकीय बल इतने शक्तिशाली नहीं होते। स्थिर वैद्युत बल भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्थिर वैद्युत बल नहीं लगता। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे सौर मंडल में उपस्थित सभी वस्तुओं में यह शक्ति होती है कि वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं किसी भी बल से। तो उसी प्रकार हमारे जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी चंद्रमा पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, सूर्य पृथ्वी पर लगाता है, तो जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो है किसी सेंटर पॉइंट से और किसी परिधि पॉइंट पर स्थित पिंड पर, इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे ही कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की दिशा अंदर की ओर हमेशा होती है। अभिकेंद्रीय बल के कारण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, किन ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह हमारे जो होते हैं प्लैनेट, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं प्लैनेट। ग्रह जो होते हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो उपग्रह है, ऐसे कौन से इसमें ग्रह दिखाई दे रहे हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है कोई भी। इनके पास कोई भी मून स्थित नहीं है, कोई भी उपग्रह स्थित नहीं है। बुध की बात करें तो बुध हमारे जो सौर मंडल है उसमें सबसे नज़दीक है सूर्य के। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। और बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा। यह सांझ का तारा और भोर का तारा कहलाता है। यह एक चमकीला ग्रह है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? तो आपके ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इनमें से किसका उपग्रह है टाइटन? तो टाइटन हमारा शनि का उपग्रह है। आपका राइट आंसर है शनि। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह है, प्लैनेट है, वह हमारा शनि ग्रह है। पहले बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन इसी वर्ष 2019 में 19-20 के मध्य बहुत सारे उपग्रहों की खोज हुई, जिसमें सबसे अधिक शनि ग्रह के पास उपग्रह निकल के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला है हमारा शनि। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। तो टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन उपग्रह है हमारे शनि ग्रह का। शनि का उपग्रह है टाइटन। अब कुछ उपग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा मंगल है, तो मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस जो है और डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और बृहस्पति के लगभग 67 उपग्रह हैं, जिसमें यूरोपा, आयो और कलिस्टो आदि उपग्रह शामिल हैं। और यूरेनस जो है हमारा, तो यूरेनस सूर्य से 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस प्रकार शनि का उपग्रह है टाइटन। फोबोस और डीमोस जो हैं ये उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। और बृहस्पति के कौन कौन से हैं? तो यूरोपा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूरोपा जो है किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं इन ऑप्शंस में? तो पार्थिव ग्रह कहलाएंगे आपके
ऑप्शन नंबर बी यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हमारे पार्थिव ग्रह कहलाएंगे। पार्थिव ग्रह कहलाएंगे ये 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध जो है सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, और शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक है, जो बुध ग्रह है हमारा वह सबसे नज़दीक है सूर्य के, और शुक्र ग्रह जो है सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, और बुध ग्रह जो है हमारा सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। तो इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं इनर प्लैनेट, यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। मंगल के बाद बृहस्पति आएगा आपका यहाँ पे। तो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड उपस्थित होते हैं। तो इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ ये सारे ग्रह चारों पाए जाते हैं, जिन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं, और इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर की तरफ 4 ग्रह पाए जाते हैं, जिन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। तो हमारे सौरमंडल में अभी जो विद्यमान है 8 ग्रह हैं। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से ख़त्म कर दिया गया, यानी 2006 के पहले जो है 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। तो इस समय हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह उपस्थित हैं, जिनमें कि 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये इनर प्लैनेट पार्थिव उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का रंग कैसा है? मंगल ग्रह का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है आपके, लाल दिखाई देता है, पीला, या फिर हरा, या फिर नीला। तो मंगल ग्रह हमारा जो है यह लाल रंग का दिखाई देता है। आपका ऑप्शन सही होगा, लाल रंग का। मंगल ग्रह रेड कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है आयरन ऑक्साइड यहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है लाल प्रतीत होता है हमें, लाल। इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह पर जो है ग्लेशियर यानी बर्फ होने के प्रूफ मिले हैं। मंगल मिशन जो है भारत द्वारा लॉन्च किया गया था 2008 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं 600 सेकेंड, 500 सेकेंड, या फिर 46 सेकेंड, या फिर 25 सेकेंड और 250 सेकेंड। तो जो राइट आंसर होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय हो सकता है 250 सेकेंड, मैक्सिमम 250 सेकेंड तक आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है। सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है? तो सूर्य ग्रहण की घटना जो है घटित होती है जब हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तब हमें सूर्य ग्रहण की घटना देखने को मिलती है। क्यों होता है ऐसा? तो जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा चंद्रमा है, ये दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसके कारण जब चंद्रमा इनके बीच में आ जाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश हमारा जैसे इस टाइप से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, तो चंद्रमा बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिलती है, यानी पृथ्वी से इस टाइम सूर्य दिखाई नहीं देता हमें। तो इस प्रकार पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है? और यह ग्रह जो है हमें सुबह और शाम को दिखाई देता है आकाश में। आपका ऑप्शन है पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, या फिर बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन पश्चिम दिशा में जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है सूर्य की। शुक्र एवं यूरेनस, इनके साथ 2 उपग्रह हैं, शुक्र और यूरेनस भी ऐसा ही करता है, तो यूरेनस और शुक्र ग्रह ऐसे 2 उपग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण इन ग्रहों पे सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। और इस शुक्र ग्रह को ये जो शुक्र ग्रह है, इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह उल्टा परिक्रमा लगाता है। इसलिए सुबह के समय इसे हम पृथ्वी से
पश्चिम की दिशा में देख सकते हैं और शाम को हम इसे पूर्व दिशा में देख सकते हैं। यह कभी कभी गर्मियों के दिन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा से उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है? जैसे कोई उपग्रह है, उसका कुछ टुकड़ा अलग होता है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसका कोई टुकड़ा उपग्रह से अलग होता है तो क्या होगा उस टुकड़े का? वह टुकड़ा सीधे पृथ्वी पर गिर जाएगा, सर्पिल गति से पहुंचेगा पृथ्वी पर, या फिर अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, या फिर पृथ्वी से दूर होगा। तो राइट आंसर होगा आपका वह जो है टुकड़ा अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। यानी यदि कोई उपग्रह से कुछ टुकड़ा या कोई भी छोटा हिस्सा अलग होता है उपग्रह से, तो वह टुकड़ा भी हमारा उसी गति से, उसी वेग से, उसी दिशा में उपग्रह के साथ उसी वस्तु का चक्कर लगाता रहेगा जिस वस्तु का चक्कर उपग्रह लगा रहा है। यदि उपग्रह जो हमारा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो यह छोटा सा हिस्सा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा उसी गति, उसी वेग और उसी दिशा के साथ। राइट आंसर होगा आपका अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरा प्रकाशित होने वाला उपग्रह कौन सा है? ऐसा कौन सा उपग्रह है इन ऑप्शन में जो हरे रंग से प्रकाशित होता है, जो हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो राइट आंसर होगा हरे रंग से प्रकाशित होने वाला उपग्रह है हमारा यूरेनस। इसे हम यदि दूरदर्शी से देखते हैं तो यह हरे रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इसे हम हरा ग्रह भी कहते हैं, यानी ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। हरे रंग के इस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीथेन गैस पाई जाती है जिसके कारण यह हरे कलर का दिखाई देता है। तो हरा दिखाई देने वाला हमारा यूरेनस है, इस पे मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। मंगल ग्रह जो है हमारा, मंगल ग्रह यह लाल कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत में सुबह 11 बजे हैं तो लंदन में ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। यदि भारत में सुबह भारत में 11 बजे हैं तो ग्रीनविच पे कितने बज रहे होंगे? आपके ऑप्शन है 4:30 हो रहेंगे सुबह के, 5:30 सुबह के होंगे, या फिर शाम के 4:30 होंगे, या फिर 5:30 होंगे शाम के। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है उसको जो है टाइम जोन्स में, डिफरेंट टाइम जोन में बांटा गया है, जिसके कारण जो हमारी खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, और जो तिरछी रेखाएं, लेटी रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इतना तो क्लियर है। अब इन देशांतर रेखा में एक रेखा जो है हमारी कहाँ से गुजरती है? लंदन में ग्रीनविच के नाम से जानी जाती है, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा है, तो हमारा भारत यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसके कारण हमारे भारत देश का जो टाइम है वह इस ग्रीनविच टाइम रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। यानी कि भारत में जो 11 बज रहे हैं तो उसमें से आप 5 घंटे 30 मिनट घटा दीजिए, उतना ही टाइम होगा इस ग्रीनविच रेखा पे। तो इसका आसान तरीका है 11 बजे से आप 5 घंटे 30 मिनट कम कर दें, तो क्योंकि यह सुबह का समय है तो 11 से 5 घंटे 30 मिनट घटाएंगे आपको, तो आपको सुबह का समय निकल के आएगा 5 घंटे 30 मिनट, 5:30 निकल के आएगा सुबह। तो इसका राइट आंसर होगा 5:30 होंगे सुबह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है लगभग? यानी कि पृथ्वी जो है हमारी, वहाँ पे जो विषुवत रेखा है यहाँ पे पृथ्वी का व्यास कितना होगा? ये यहाँ पे ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक स्थित है हमारा, और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक स्थित है। तो जो बीच में रेखा है 0 डिग्री लेटीट्यूड है, तो इस 0 डिग्री पर कितने व्यास होगा, कितने किलोमीटर का? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12,714। विषुवतीय व्यास कितना होगा आपका? तो 12,756 होगा एक्चुअली, 12,756। यहाँ पे 12,756 ऑप्शन नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा 12,750।
12,750 राइट आंसर होगा। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। और जो ध्रुवों पर व्यास होता है पृथ्वी का, तो वो होता है 12,714 किलोमीटर। ये जो है ध्रुवों पे व्यास होता है पृथ्वी का। तो ये थे आज के जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? हर क्वेश्चन को हमने डीपली डिस्कस किया है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ दोबारा देखें और सारे क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।